हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे मेटाफर, सिमिली, हाइपरबली, एनालॉजी एंड मेटाफिजिकल कंसेप्ट के बारे में। ये सब क्या है? ये सब है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच वो होता है जिसे राइटर्स या पोएट यूज करते हैं, या हम लोग भी कभी कभी अपने डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं, जिससे कि हमारा जो लैंग्वेज है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सके और उसमें थोड़ी क्लैरिटी आ सके। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, मेटाफर, सिमिली, हाइपरबली, एनालॉजी एंड मेटाफिजिकल कंसेप्ट, ये सब क्या करने के लिए यूज होते हैं? तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ये जानने के लिए कि वो समान है या एक दूसरे से अलग है। जब भी हम दो चीज़ों के बारे में या दो आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, तब और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन के लिए हम इन सब फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। अभी ये सब कंपैरिजन के काम तो आती है, लेकिन इसमें फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है कि वो किस तरीके से कंपेयर किया जाता है। वैरी इन द मैनर का मतलब है कि वो किस तरीके से कंपेयर किया जाता है, उसमें थोड़ा फ़र्क है। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। मेटाफर में होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, लेकिन कैसे कंपेयर किया जाता है? डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है ही इज अ लायन, तो उसको डायरेक्टली शेर बोला गया है। मनी इज द रूट ऑफ ऑल द इविल, तो यहाँ पे क्या होता है? बोला है कि मनी जो है उसको इविल के साथ कंपेयर किया है, लेकिन डायरेक्टली कंपेयर किया, मनी को ही इविल बोला है। तो जब भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना, जब हम किसी चीज़ को वो बोल ही देते हैं कि डायरेक्टली बोलते कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो क्या होता है? मेटाफर होता है। कि जैसे अगर मैंने बोला कि किसी लड़की को बोला मैंने कि वो एकदम गुलाब है, या फिर उसके होंठ एकदम गुलाब है, तो फिर जब ऐसे डायरेक्टली हम लोग कुछ कंपेयर करते हैं तो वो आएगा मेटाफर में। ओके, तो सेकंड वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। अभी सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अभी वो इनडायरेक्ट कैसे होता है? क्योंकि उसमें कंपैरिजन करते वक्त ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एज, सच या फिर लाइक। ऐसे जब वर्ड्स यूज किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए, तो वो होता है सिमिली। तो जैसे आप एग्जांपल में देखो, ही इज एज कनिंग एज फॉक्स। अभी उसको फॉक्स के साथ कंपेयर किया है, लेकिन साथ में एज जैसे वर्ड्स भी यूज किए हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखो तो शी इज ब्यूटिफुल लाइक अ रोज, तो यहाँ पे लाइक वर्ड यूज हुआ है, तो वो सिमिली है। एक और सिमिली का इंडिकेटर ये है कि इसमें स्पेसिफिकेशन होता है। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि देखो, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे उसको फॉक्स के साथ कंपेयर तो किया है, लेकिन फॉक्स की कनिंगनेस के साथ कंपेयर किया है। यहाँ पे भी उस लड़की को रोज के साथ कंपेयर तो किया है, लेकिन रोज की ब्यूटी के साथ कंपेयर किया है। अगर आप मेटाफर वाला एग्जांपल याद करो कि उसमें बोला था ही इज अ लायन, तो अभी उसको लायन तो बोला है, लेकिन फिर कौन सी क्वालिटी में बोला है? कि लायन की तरह वो ब्रेव है, या लायन की तरह वो सोया रहता है, या फिर शायद उसके बाल लायन के जैसे है, शायद वो दिखने में लायन के जैसा है। हमें वो सब कुछ पता नहीं है। सिमिली में स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ पे हमको पता है वो फॉक्स के जैसे है, लेकिन फॉक्स के जैसे कैसा है? वो कनिंग है। शायद अगर वो मेटाफर होता है कि ही इज अ फॉक्स, तो फिर एक तो उसको कनिंग बोल रहे हो, या फिर शायद उसकी हाइट कम होगी, या शायद उसका फेस फॉक्स के जैसे होगा। वी डोंट नो दैट। तो सिमिली में क्या होता है? स्पेसिफिकेशन होता है। हमें पता है कि किस स्पेसिफिक चीज के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है। अभी थर्ड वाला जो है वो है हाइपरबली। इसको हाइपरबोल भी बोलते हैं, बट एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन इसका हाइपरबली है। तो हाइपरबली में क्या होता है? एग्जैजरेटेड कंपैरिजन होता है। एग्जैजरेटेड कंपैरिजन का ये मतलब होता है कि कुछ बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। जैसे वो आपने बात सुनी होगी, तू चने के झाड़ पे मत चढ़ा, तो चने के झाड़ पे चढ़ाना इट सेल्फ इज एग्जैजरेटेड कंपैरिजन। क्योंकि कोई उतना, एक तो वो इतना छोटा सा होता है, अगर आपने कभी चने का प्लांट देखा है, तो वो एक मतलब वो उससे बड़ा तो अपना रोज का बुश हो जाता है, कभी कभी उससे भी छोटा होता है, बहुत छोटा होता है वो।
तो कोई उसके झाड़ पे नहीं चढ़ सकता। इसलिए फिर वैसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, एग्जैजरेटेड कंपैरिजन, के कुछ बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखो, आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर डेज। अभी कोई बहुत दिनों तक सो सकता है क्या? नहीं, अनलेस एंड अनटिल दैट पर्सन इज कुंभकर्ण, वो नहीं सो सकता बहुत दिनों तक। तो फिर ये बात बोलना कि मैं तो सालों तक सो सकता हूँ या मैं बहुत दिनों तक सो सकता हूँ, वो क्या है, एग्जैजरेटेड कंपैरिजन है। तो फिर वो हाइपरबोले का एग्जांपल है। आई ट्राइड इट 1000 times। तो हम लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अरे मैंने 100 बार करके देखा लेकिन नहीं हो रहा। एक्चुअली हम लोग 2-3 बार कर चुके होते हैं या फिर 10 बार कोई चीज़ ट्राई करते हैं लेकिन नहीं होती। तो फिर क्या कि मैंने 100 बार तो ये किया, मैंने इतनी देर तो बात की, मैंने घंटों तक उस पर काम किया। जब भी हम लोग ऐसे थोड़ी बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, एग्जैजरेटेड कंपैरिजन। या फिर एक और चीज़ हम लोग बोलते हैं हमेशा कि मुझे इतनी भूख लगी है ना कि अभी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो पेट में चूहे एक्चुअली नहीं दौड़ सकते। तो फिर वो क्या हो गया, वो हाइपरबली हो गया। वो हम लोग एग्जैजरेट करके बताते कि मतलब चूहे के जैसे अभी मेरे जो ये है इंटेस्टाइन्स है वो गड़गड़ कर रहे हैं, या फिर उसके जैसे वो आवाज कर रहे हैं। तो फिर वो सब क्या, किसका एग्जाम्पल है, हाइपरबली का। अभी थर्ड वाला जो है एनालॉजी। एनालॉजी टिपिकली फिगर ऑफ स्पीच में नहीं आता है, लेकिन बिकॉज इसमें कंपैरिजन होता है इसलिए मैंने इस पीपीटी में इसको इंक्लूड किया। तो इसमें क्या होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर तो किया जाता है बट क्लैरिफिकेशन के लिए। क्लैरिफिकेशन के लिए कंपैरिजन का मतलब है अगर आपको कि दो लोगों के बीच में राइवलरी को बताना है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि दे आर लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, की उनके राइवलरी इंडिया एंड पाकिस्तान के जैसे है। अगर हमें किसी के बीच का प्यार बताना है कि कोई मतलब एक दूसरे के एकदम बहुत ही आपने वो टर्म सुना होगा, इंस्टाग्राम पे आता रहता है बार बार, निब्बा निब्बी, कि मतलब जो सामने वाला बोलेगा वो उसको करेगा। तो कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, दो हंसों का जोड़ा भी बोलते हैं। तो वो भी क्या है कि एनालॉजी, कि मतलब कोई वो स्वांस के जैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं। या फिर अगर जैसे एक आप सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, ही स्विट्जरलैंड इन एवरी फाइट। अभी यहाँ पे स्विट्जरलैंड का मतलब ये नहीं है कि कोल्ड है। स्विट्जरलैंड का मतलब ये होता है, अभी आपने वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के बारे में सुना होगा। तो जब भी मैं वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 हुआ था, पूरा यूरोप उसमें इन्वॉल्व था, और इनडायरेक्टली बिकॉज सब दूसरी कंट्रीज कॉलोनीज भी थी यूरोपियन नेशंस के, तो हम सब भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन स्विट्जरलैंड उस फाइट में नहीं था, वो दोनों फाइट्स में नहीं था, वो न्यूट्रल रहा। उसने ना ही एलिस का साइड लिया, ना ही वो जर्मनी वगैरह का साइड लिया, उसने किसी का भी साइड नहीं लिया। तो फिर स्विट्जरलैंड का क्या मतलब होता है कि न्यूट्रल पोजीशन पे बने रहना, कि हम लोग किसी के बीच में नहीं बात करेंगे, आपका है आप लोग देखो। तो वो क्या हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। अभी वहां पे उसको स्विट्जरलैंड जब ऐसे बोलते तो हम लोग एनालॉजी दे रहे हैं कि उसको वो स्विट्जरलैंड के जैसे किसी का भी साइड नहीं लेता। तो जब भी ऐसे कुछ एनालॉजी यूज की जाती है वो क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें नहीं समझता है कोई बात। जैसे अ, मेरा भाई फुटबॉल देखता है लेकिन मुझे इतना नहीं पसंद है, या मुझे नहीं पता है, मुझे क्रिकेट के बारे में पसंद पता है। तो अगर मैं उसको पूछूं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन फिर वो एक्सप्लेन करेगा, मुझे तो नहीं समझता ना, तो फिर वो कभी कभी क्रिकेट के टर्म्स में बताता है कि फिर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ये करो वो करो ऐसे। तो जब भी हम लोग ऐसे कंपैरिजन करने के लिए कोई चीज बताते कि देखो ऐसे हो गया था, तो सेम उसी के जैसे। या फिर कभी कभी हम लोग रिश्ते में भी बताते हैं कि अरे मैं और तुम्हारी मम्मी कैसे हैं, वैसे उन दोनों का रिलेशनशिप भी वैसा ही है। तो फिर एनालॉजी का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम उस चीज को अच्छे से क्लैरिफाई कर सके। अभी एक और फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफिजिकल कंसीट। लिटरेचर में एक एज है मेटाफिजिकल। तो ये जो मेटाफिजिकल एज में जो पोएट्स थे वो इस कंसेप्ट को यूज करते थे। इसमें क्या होता था, एकदम फार फेस्ट कंपैरिजन हो जाता था। फार फेस्ट कंपैरिजन मतलब दोनों का कुछ मतलब ही नहीं है, फिर भी उन दोनों चीजों को साथ में लेके आते थे। जैसे हाइपरबोले में कैसे एकदम बड़ा चढ़ा के बात करते हैं, ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। और उसमें एक ये चीज होता है कि दोनों का कुछ लॉजिक ही नहीं बनता उन दोनों का साथ में आने का। जैसे जॉन डन की एक पोयम है द फ्ली। तो उस
पोयम में उसने फ्ली को मैरिटल बेड के साथ कंपेयर किया है। फ्ली का मतलब आपको पता है कि मक्खी होती है वो, और मैरिटल बेड मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप। तो उसमें जॉन डन बोलता है, मतलब वो एक लड़की को उसमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और वो लड़की उसको ज़्यादा भाव नहीं दे रही। तो फिर जॉन डन उसको बोलता है कि ठीक है, तुम अभी मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो भी चलेगा, लेकिन वो जो मक्खी है वो पहले मेरी बॉडी पर बैठी, उसने मेरा ब्लड सक किया, अभी वो तुम्हारी बॉडी पर बैठी, उसने तुम्हारा ब्लड सक किया, तो अभी उस फ्ली के पेट में हम दोनों एक हो गए हैं। तो फिर उसने इन दोनों बातों का कुछ मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी के प्यार को एक मक्खी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। या फिर वो जो एग्जाम्पल दे रहा है कि बिकॉज उसके बॉडी में हम दोनों का ब्लड मिक्स हो गया इसलिए हम दोनों एक हो रहे हैं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जब ऐसे फारफेस्ट इमेजरी यूज की जाती है, ऐसे कुछ भी उटपटांग बातें बोल दी जाती है, तो वो किस में आता है? मेटाफिजिकल कंसीट में आता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।